Welcome to another session of assembly language. Today we will discuss about basic components. We'll discuss about fetch cycle, execution cycle. We'll discuss about Intel 8086 family. We'll discuss about 16-bit and 32-bit registers. We'll discuss about general purpose and different type of registers that are used in basically programming. We'll discuss about 32-bit registers also, and we'll discuss about addressing modes. Now let's understand about basic components. Intel 8086 प्रोसेसर या क्या कहते हैं कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो आपके रिक्वायर्ड डेटा ट्रांसफ़र यूनिट्स होते हैं, हमारे पास तीन तरीके की बसेस होती हैं. वी हैव डेटा बस, वी हैव एड्रेस बस एंड वी हैव कंट्रोल बस. डेटा बस जो आपकी होती है इसके अंदर आप नॉर्मली डेटा ट्रांसफ़र करते हैं. एड्रेस बस के अंदर आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को या किसी भी आईओ डिवाइस को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. और कंट्रोल बस इज़ यूज्ड जस्ट टू कंट्रोल द डिवाइसेस, लाइक किसी डिवाइस पे रीड करना है, किसी से राइट करना है, या आप कहीं मेमोरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं इंटरप्ट्स जनरेट कर रहे हैं. यू बेसिकली डिफाइन ऑल दोज थिंग्स ऑन द कंट्रोल बस. नाउ if we talk about basically all these operations, इनको synchronize करने के लिए we require system clock, that is another requirement, and here we have basically high speed storage, that is register. बेसिकली एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर यानी CPU के पास ही होता है, ठीक है, और CPU के पास होने की वजह से ये बहुत हाई स्पीड होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन साइकिल. बेसिकली दीज थ्री आर बेसिक साइकिल्स दैट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. सबसे पहले शुरू करते हैं फेच साइकिल से. फेच साइकिल क्या होता है? जब भी आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ इंस्टॉलेशन कुछ आप अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले फाइंड आउट करके एड्रेस बताता है कि इस एड्रेस पे डेटा आपका रखा हुआ है, ठीक है, एंड यू पिक दैट वैल्यू फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एड्रेस. उस एड्रेस से वो डेटा लेने के बाद सेकंड काम आप क्या करते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन को वहाँ से फेच करते हैं. आफ्टर फेचिंग व्हाट हैपेंस, जो भी एड्रेस आपने डिफाइन किया था, मींस प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लिया था, दैट एड्रेस इज ट्रांसलेटेड एंड इट इज़ गिवन ऑन टू द एड्रेस बस. उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेंड्स आपको लेने थे वो ऑपरेंड्स आप फेच करते हैं, एंड देन आफ्टर फेचिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशंस यू गो टू एग्जीक्यूशन साइकिल. एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ आपने डिफाइन की हैं डिकोड साइकिल के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं. मीन्स वॉट एवर द सीक्वेंस दैट यू हैव डिफाइंड, दैट सीक्वेंस गेट्स फॉलोड इन एग्जीक्यूशन साइकिल. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई इंस्ट्रक्शन है ऐड AX to BX. ओके, व्हाट हैपेंस, सबसे पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड की जाएगी. इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा और पता चलेगा कि ऐड करना है. ऐड करना है, इसके बाद फिर पता किया जाएगा क्या ऐड करना है. दोनों ऑपरेंड्स अपने रजिस्टर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू फैच फ्रॉम देयर. अब इसके बाद एग्जीक्यूशन साइकिल में इन दोनों रजिस्टर्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा, एंड वॉट एवर द नेम कमिंग फर्स्ट देयर विल बी द रिजल्ट स्टोर्ड. नाउ अगर फेच साइकिल, अगली फेच साइकिल अभी एग्जीक्यूट होने वाली है, इसके पहले हम चेक करते हैं कि क्या कोई इंटरप्ट पेंडिंग है. प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के बीच में कोई इंटरप्ट अगर आता है तो करंट इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के बाद और अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले इंटरप्ट्स को चेक किया जाता है वेदर एनी इंटरप्ट इज पेंडिंग और नॉट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटेल x86 फैमिली, what actually is Intel x86 family is Intel के कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स थे, इनिशियली 8086 और उसके बाद 8088.
इसके बाद से जो भी इसके सक्सेसर्स आए वो सारे x86 फैमिली के कहे जाते हैं और इनका आर्किटेक्चर काफ़ी कुछ 8086 पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटेल के प्रोसेसर्स को ध्यान में रख के बनाए गए थे। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट के जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका विंडोज़ 3.x है या विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 या NT है, ऑल दीज कैन रन ऑन विंडोज़ 8086 और 8088 और एनी सक्सेसर ऑफ दिस। लेटर ऑन इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आए, जैसे 80286 वॉज देयर, 80386 was there। इनके अंदर क्या किया गया कि there is a additional concept added, that is virtual memory, and the size of the registers has been increased from 16 bit to 32 bit। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, दैट इज़ यूज़र का जो प्रोग्राम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी पार्ट को नहीं टच कर सकता था, या ऑपरेटिंग सिस्टम जितना मेमोरी आपके प्रोग्राम को अलाउ करता है उतना ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑल दीज आर प्रोवाइडेड बाय दीज काइंड ऑफ फैमिली। नाउ 80286 तक तो ये 16 बिट के प्रोसेसर्स थे। 80386 एंड अबव इट इज़ अ 32 बिट प्रोसेसर। 32 बिट प्रोसेसर होने की वजह से इट कैन एक्सेस मोर अमाउंट ऑफ मेमोरी, इट कैन प्रोवाइड यू फास्टर कैलकुलेशंस। नाउ 80386 की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके सेगमेंट्स बनते हैं और इनका फिक्स साइज़ होता है 4 KB का। ठीक है, मीन्स ईच पेज इज़ ऑफ 4 KB साइज़। जबकि 80486 और उसके बाद के प्रोसेसर के अंदर क्या कहते हैं कि ये जो साइज़ होता है सेगमेंट्स का, दैट इज़ अ वेरिएबल साइज़ एंड इट इज़ विजिबल टू प्रोग्रामर, बट प्रोग्रामर कैनॉट बेसिकली इंटरचेंज बिटवीन पेजेस। दूसरे प्रोग्राम के पेजेस को नहीं टच कर सकता है, अपने पेजेस देख सकता है। ठीक है, 80486 एंड ऑनवर्ड्स बेसिकली पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया, दैट यू कैन हैव पाइपलाइनिंग ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल 1 कैशे। There in Pentium actually they have introduced level 2 cache also, and the number of clocks in one cycle is being increased by pipelining concept, and basically level 2 cache is having a higher size, that is of 512 KB. Now let's understand about the registers. What are the different registers available and what's the basic purpose of that? So let's start with general purpose register. We have 4 general purpose registers here. Accumulator, that is AX. It has 2 parts, AH and AL. AH is higher bits, AL is lower bits. So 2 different parts are there. If you suppose want to access only the higher bits, then for this you can use AH. If you want to access this, so you can use AL. If you want to access the whole space, you can use AX. In the same way, BX is base register, CX is count register, and DX is data register. So specifically talking about their purpose, accumulator is default location of all kind of data, जिसके लिए भी आपने स्पेस स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कहाँ जाएगा, तो वो आपका एक्यूमुलेटर में आके एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, बेस रजिस्टर नॉर्मली बेस मेमोरी के एड्रेसेस स्टोर करता है। काउंट रजिस्टर बेसिकली काउंट करता है। इफ़ सपोज यू हैव टू यूज़ सम काइंड ऑफ लूप और समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन यूज़ काउंट रजिस्टर फॉर दैट। डेटा रजिस्टर नॉर्मली डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स इफ सपोज यू वांट टू प्रिंट समथिंग, देन यू कैन यूज़ DX रजिस्टर। इफ यू वांट टू बेसिकली टेक सम इनपुट,
देन यू कैन यूज़ DX रजिस्टर। और इन रजिस्टर्स के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो काम एक्यूमुलेटर का है वो केवल एक्यूमुलेटर ही करेगा, ठीक है। यू कैन इंटरचेंज द टास्क ऑल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्टर इज इंडेक्स रजिस्टर। Here we have 4 indexes, that is base pointer, stack pointer, source index and destination index. Okay, base pointer is basically a memory location that points the base address of an array, ठीक है। जब कभी आपको array यूज़ करना हो तो base pointer यूज़ करते हैं, और base pointer के साथ हम डिफाइन करते हैं source index या destination index को। सोर्स इंडेक्स बेसिकली सोर्स यानी कि जहाँ से हम मेमोरी रीड करना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस दिखाता है, और डेस्टिनेशन इंडेक्स जहाँ पे हम मेमोरी राइट कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस दिखाता है। स्टैक पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा पॉइंटर है जो कि स्टैक में पॉइंट कर रहा होता है, दैट विच वन लोकेशन इज़ द टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर अगर बाई चांस आपको कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप करना है और वापस रिटर्न फंक्शन जब करेगा तो आपको उसी लोकेशन पे वापस आना है, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ स्टैक। अब स्टैक के अंदर कई सारी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, फॉर दैट वी यूज़ स्टैक पॉइंटर टू पॉइंट दैट लोकेशन। there are two registers for status and control. There is instruction pointer and there is flag register. Instruction pointer is the register that points the instruction, that which instruction is executed next, and flag register आपका जो है ये डिफाइन करता है कि पिछली इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट के तौर पे क्या क्या चीज़ें आई थी, यानी सिस्टम का स्टेटस क्या था, ठीक है। नाउ कम ऑन टू सेगमेंट रजिस्टर। प्रोग्राम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कोड सेगमेंट वेयर द कोड इज रिजाइडिंग, सेकेंड वन इज स्टैक सेगमेंट वेयर द स्टैक इज देयर, then third part is data segment where your data is residing, and fourth part is extra segment. Extra segment is basically anything which is outside of your program. Suppose कोई फाइल ओपन करके रीड करना चाहते हैं तो it comes in extra segment. Okay, specifically talking AX accumulator, BX base register, CX count, DX data. नॉर्मली जो पर्पस होता है, एक्यूमुलेटर हर तरीके के ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है, काउंट आपका काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बेस आपका जो है डेटा मूवमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली किसी मेमोरी का अगर लोकेशन डिफाइन करना होता है तो हम बेस रजिस्टर को प्रिफर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो वी प्रेफर द डेटा रजिस्टर इन दैट कंडीशन। अदरवाइज प्रिंट करने के लिए भी हमें डेटा को डेटा रजिस्टर में रखना होता है ना। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। सो लॉजिकल एड्रेस इज बेसिकली द एड्रेस दैट इज डिफाइंड इन योर रजिस्टर। ओके, रजिस्टर में हम जो एड्रेस डिफाइन करते हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट रजिस्टर के हिसाब से डिफाइन करते हैं। सपोज आई हैव डिफाइंड सम मेमोरी लोकेशन इन डेटा सेगमेंट, सो DS प्लस से SI ये मिल के डिफाइन करेंगे कि हम किस मेमोरी को पॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि वी जस्ट शिफ्ट द सेगमेंट रजिस्टर into by 4 bytes and then we add the locations, ठीक है। इन द सेम वे जो आपका लॉजिकल एड्रेस बनता है ये हमेशा ही बेस मेमोरी प्लस ऑफसेट एड्रेस करके 2 टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। बेस मेमोरी होता है इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक, एंड जो आपका एक्चुअल लोकेशन होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑफसेट। ओके, नाउ इंटेल x86 फैमिली की बात करें तो इसके अंदर जो है 20 बिट का एड्रेस सपोर्ट होता है, यानी इट कैन सपोर्ट अप टू 2 power 20 bytes ऑफ मेमोरी। ओके, सो द एड्रेस इज रेंजिंग फ्रॉम 00002
5 times 0 is 2, 5 times f. ओके, लॉजिकल एड्रेस आपका जो डिफाइन किया जाता है दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट कोलन ऑफसेट. That means segment is defining the segment where the address is residing, and the offset is defining the exact position of the address. Now just see how actually we can calculate the exact memory location. Here there is one case given. For example, the segment has 08 f1 and the respective offset address is 0100. So what we do is we shift it by 4 bits. 4 bits binary shift करेंगे, यानी कि hexadecimal में अगर shift होगा तो it will be 1 hexadecimal digit. Okay, we assume here to be 0. Now this plus this gives you 0, this plus this gives you 1. Sorry, f plus 1 is again 0, and here you get 8 plus 9 plus 8 plus 0 plus whatever the carry you have got here, and you get here 9. Now 0 plus 0 is 0. So जो आपका absolute address है that is 09010. Now सेगमेंट्स की बात करें तो हियर वी हैव 4 सेगमेंट्स: कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. ठीक है, कोड सेगमेंट का काम उस पार्ट को याद रखना है जहाँ पे डेटा का कोड पड़ा है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं. ठीक है, डेटा सेगमेंट इज़ वेयर योर मेमोरी वेरिएबल्स आर देयर. एक्स्ट्रा सेगमेंट वो जगह है जहाँ पे कि आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले that we keep information about what are the files open and what is the data there in file. And suppose stack segment की बात करते हैं तो stack segment एक ऐसा segment है जिसके अंदर कि हम stack informations को collect करके रखते हैं. Now index register we have already discussed that we have 4 basic index register, 5 basic index registers here. Okay, we have a stack pointer, base pointer, 2 pointers. Stack pointer is pointing about top of a stack, base pointer is pointing about start of an array. Source index and destination index is giving you about source location and destination location. Instruction pointer is again a kind of pointer, and it points about the top of about your next instruction to be executed. There is flag. Now if we are specifically talking about flag, here we have overall 16 flags, out of which we are using overflow, direction, interrupt, trap, sign, 0, auxiliary carry, parity and carry. Okay, so these are the flag registers in 16-bit system. Now let's understand about 32-bit system. अगर 32-bit रजिस्टर है तो यहाँ पे आपके पास AX, BX, CX, DX तो वही हैं, लेकिन अगर इसकी 32-बिट के आर्किटेक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं तो इट इज़ EAX, EBX, ECX, EDX. इसी तरीके से EIP, EBP, ESP, ESI and EDI, E flags. And in segments there is no change, but हाँ इसमें segments के अंदर कुछ extra segments ऐड हो गए हैं. ठीक है, CS, SS, DS, ES, these were already there, and then FS and GS are added. Okay, now let's understand about ROM architecture. Real memory mode architecture. Here we have basically real memory is RAM and ROM in combination. Okay, so the values for RAM are given from 0 to B all Fs. Okay,
and value of ROM is starting from C all zeros to all Fs. ठीक है. सो अगर आपके पास क्या कहते हैं कि मेमोरी जो अवेलेबल है ये रैम है, तो रैम के एड्रेसेस 0 से स्टार्ट होते हैं. अगर वो रोम है तो इसके एड्रेसेस C से स्टार्ट होते हैं, C 4 टाइम्स 0 टू 5 टाइम्स F तक. ओके. नाउ सपोज आप अगर फर्स्ट KB ऑफ मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट 1024. ओके. 1024 can be written in hexadecimal format, something like this. Now in the same way, if it is a ROM, then ROM will be starting from somewhere else, that is C all zeros to in the similar way. Now ROM का यूज़ क्या होगा, इसके अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रखा जाता है. कुछ ऐसे आपके प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जिनके हेल्प से कंप्यूटर बूट होता है. ठीक है. इसके अलावा कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती हैं दैट आर आल्सो केप्ट. सो कंप्यूटर सेटिंग्स आर केप्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एड्रेस दैट इज़ F all zeros to all Fs. ठीक है. इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिवाइस लगे हुए हैं एंड विच डिवाइस आर यूजेबल. नाउ there are some BIOS routines. These are written in io.sys in case of Microsoft operating systems, and इनके जो एड्रेसेस होते हैं A all 0 से लेके B all F तक होते हैं. ठीक है. इसमें आपके वीडियो एडाप्टर, वीडियो रैम और क्या कहते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप के डिवाइस ड्राइवर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन होती है. नाउ let's understand about the architecture of RAM. Here you see first part is interrupt vector table, then second part is BIOS area, third part is software BIOS, then fourth part is DOS kernel. Okay. then DOS kernel के बाद इसके अंदर आपके जो भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में हैं वो प्रोग्राम्स आते हैं. ठीक है. command.com, that is command interpreter. Then if suppose you are using video graphic display, then VGA buffer, then there is text buffer, color buffer. इसके बाद some space is reserved, and then comes your ROM BIOS. Okay. This is how your memory is architectured in case of 8086 family. Now there is one small activity for you. Write basically fetch, decode and execution cycle, and then secondly describe all general purpose registers in 16-bit and 32-bit systems. That's all for this session. Thank you.